अजीज साहब बोलिए। ठीक है, आपने अपनी बात कर ली, वो बोलेंगे अब। अजीज जी बोलिए। वो कह रहे हैं कि मुसलमानों को डर दिखाकर राजनीति बंद करिए। बेफजूल चिल्ला रहे, गला फाड़ रहे हैं, हल्ला कर रहे हैं। अब जब अधूरी बात बोलेंगे तो टोकना तो पड़ेगा ना। ये राजनीति नहीं हो रही है। हाँ बोलिए। ये देश हित में बात हो रही है। देश हित में ही हम बात कर रहे हैं। देश हित में बात हो रही है और मुद्दे से भटकाने की बात हो रही है। आज देश में जो बड़ी समस्या है उस पर बात करेंगे। वक्त बिल ये जो लाए हैं, ये वक्त बिल कोई जरूरत इसकी नहीं रही है और इससे किसी हिंदू भाई का या किसी मुसलमान का कोई फायदा नहीं है। इससे ठीक है, कोई फायदा देश का नहीं है। ये सिर्फ भटकाने के लिए इस तरीके का बिल और इस तरीके का कोई फायदा नहीं है, कोई बेनिफिट नहीं होगा इससे। अजीज देश का कोई फायदा नहीं है, देश का भी कोई फायदा नहीं है, क्या फायदा बताइए, क्या फायदा है, क्या फायदा होगा? ठीक है एक मिनट, मैं आ रही हूँ। मैं फैसला वो कौन से गरीब मुसलमान का कैसे फायदा पहुंचाएंगे जरा बता दें। हाँ ठीक है, मैं फायदा पूछती हूँ, जो समर्थन कर रहे हैं उनसे। ये वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष हैं उत्तराखंड के, ये बताएं कैसे फायदा करेंगे। हाँ मैं आ रही हूँ, चला गया तो उत्तर में। हाँ मैं आ रही हूँ, आपके पास भी आ रही हूँ। मैं बता रहा हूँ, देखिए फैसला और शादाब जी दोनों से। किरण रिजिजू जी ने स्वयं कहा कि मैं एक बौद्ध हूँ और बौद्ध होने के कारण मुझे संसद में बोलने से रोका गया कि आप मुसलमानों के लिए कोई फैसला कैसे लोगे। किरण रिजिजू जी ने बहुत भावुक होकर कहा, मैं एक बौद्ध भाई सुनिश्चित करता हूं कि अपने मुसलमान भाई बहनों को उनका हक हुकूक दिलवा कर रहूंगा। और इसी के लिए उन्होंने ये कहा, अमित शाह जी ने ये कहा कि भाई वक्फ में, वाकिफ में, मुतवल्ली में एक भी गैर मुस्लिम नहीं होगा। ये धार्मिक मामला है। कलमा, नमाज, रोजा, हज और ज़कात में एक भी गैर मुस्लिम नहीं होगा। ये धार्मिक मामला है। लेकिन वक्फ बोर्ड और तमाम काउंसिल्स में 2 महिला, 2 सुन्नी, 2 शिया, 2 आगा खानी, 2 बोहरा और 2 एक्सपर्ट नॉन मुस्लिम भी रहेंगे। अगर हमको एडवोकेट चाहिए तो अपने धर्म का नहीं देखेंगे, जो बेस्ट होगा उसको देखेंगे। इसलिए मैनेजमेंट में एक्सपर्ट की टीम लाई है कि मुसलमानों को उनका सही अधिकार मिल सके और ये मिलकर रहेगा। वो पूरी योजना बनाई गई है और ये भी कहा है जिन लोगों ने गलत तरीके से वक्फ की भूमि पर कब्जा किया हुआ है उनको पकड़ के जेल में डाला जाएगा। ये अमित शाह जी का स्टेटमेंट है कि जिन भी लोगों ने गड़बड़ी की उन्हें पकड़ कर जेल में डाला जाएगा। और जो लोग विरोध कर रहे हैं ना, वही वक्फ की प्रॉपर्टी रखे चाहे वो ये पर्सनल लॉ बोर्ड के लोगों, इन्होंने ही कब्जा करके रखा हुआ है। और अमित शाह हाजिर खान साहब पकड़ के जेल में डाला जाएगा। अच्छा एक मिनट हिंदुस्तानियों को हाजिर खान साहब, आप कह रहे 370 खत्म होने से नहीं हाजिर खान साहब सुनिए एक मिनट। आप बोलते हैं 370 खत्म होने से क्या हुआ? आप कश्मीर जाते हैं? कश्मीर जाइए और बताइए लोगों को कि 2019 से पहले कश्मीर में कैसे घूमा जाता था और अब कश्मीर में कैसे घूमा जाता है। हम रिपोर्टिंग करने जाते रहे हैं सर हाजिर खान साहब, और ये बतौर एक रिपोर्टर, एक पत्रकार की कहानी है। मैं आपको बता दूं 370 से पहले जब जाते थे आप और उसके बाद आप कैसे धड़ल्ले से जाते हैं, आपके तिरंगे वहां लगे होते हैं, आप आराम से रिपोर्टिंग कर सकते हैं। पहले एक आपको डर रहता था, तिरंगे लगाने से लोगों को डर लगता था। इसमें मत जाइए, इसमें मत जाइए, इसमें मत जाइए आप। वो तस्वीर, आप हर चीज का विरोध करते हैं और 370 पर आ गए, आप ट्रिपल तलाक पर आ गए। ये कोई तरीका है? 370 की बात आप मुझसे पूछ लीजिए, बाकी किसी पर मत जाइए आप। और नोटबंदी करी थी आपने, 2000 का नोट लाए थे अब आप नोटबंदी में चले गए। अरे इस देश की रक्षा के लिए शहीद हो रहे हैं, इस देश की हिफाजत के लिए शहीद हो रहे हैं। सैड है हाजिर खान साहब, ये बहुत सैड है, ये बहुत सैड है। करेगा एक मिनट और देख से कुर्बानी की बात आएगी तो कुर्बानी। एक मिनट शादाब जी, हाजिर खान साहब को सुनिए, हाजिर खान साहब को, हाजी साहब को, और वो सारे मुसलमान जो सड़क पर उतर रहे हैं उन्हें बताइए कि इससे फायदा क्या है। देखिए ये जो वक्फ है गरीबों के लिए था। हाँ। और मैं ये दावा कर रहा हूं कि पिछले 75 सालों में जब से ये वक्फ क्योंकि अभी तक अमेंडमेंट एक्ट यही चल रहा था, जो अभी तक चला है यही वक्फ एक्ट था। इस एक्ट में कोई पावर नहीं है। लोग कहते हैं बहुत अच्छा है, मैं वक्फ बोर्ड का चेयरमैन हूं, मैं ये बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर नहीं थी। आप कोई कब्जा करे वक्फ की संपत्ति पे तो कोई हटा नहीं सकता था उसे। और आपको धारा 54, धारा 56 करो, फिर उसे ट्रिब्यूनल जाएगा, ट्रिब्यूनल से जाने के बाद वो अपील पे चला जाएगा, यही सिस्टम चलता रहता है। हम ये कह रहे हैं कि आज वक्फ की ज़मीनों पर जो गरीबों का हक था, मिस्कीनों का, यतीमों का हक था, जो बेवाओं का हक था, उसके ऊपर चंद अमीर लोग बैठे हैं। 9 लाख करोड़ रुपए की हेक्टेयर जमीन, लाखों करोड़ों की जमीन, और आवाम गरीब।
हाथ में कटोरा आवाम के, गरीब मुसलमान, ठेली पे सब्जी के लिए पैसे नहीं है, ये हालात मेरी बात पूरी आने दीजिए। सवाल पूछा। मैं ये कह रहा हूँ, क्या ये आपको लगता है कि किसी के पास इतनी मालो दौलत हो और उसके बच्चे भूखे मर रहे हो? ये क्या हुआ कि जो वक्फ था गरीबों के लिए वो अमीरों ने कब्जा लिया, और ये जिन्होंने कब्जा रखा है पॉलिटिकल मुसलमान हैं या उनके शेल्टर में जो लोग रहते हैं वो हैं। आज परेशानी इस बात की हो रही है, मैंने जो बार बार कहा, जो विरोध कर रहा है वही पॉलिटिकल मुसलमान है जिसके कब्जे में वक्फ है, इसलिए उसको तकलीफ हो रही है। जैसे ही ये जमीनें छिनेंगी वापस वक्फ के पास वापस आएंगी, इसलिए मैंने कहा कि सीबीआई जांच करा दीजिए, देश की आजादी से लेकर आज तक जो भी वक्फ में लूट हुई है वो सारी जमीनें वापस आनी चाहिए। एक मेरी भी 2 साल की मैंने कहा मेरा भी 2 साल का कार्यकाल हो गया है, मेरी भी जांच करा दीजिए, अगर मैंने गड़बड़ किया होगा मुझे भी जेल जाना चाहिए, मेरे लिए कोई बख्शिश ना हो। दूसरा मैं ये कह रहा हूं, हम इसमें करेंगे क्या? हमारा मानना है जो खाली जमीनें पड़ी हैं वक्फ की, इनको डेवलप करेंगे, मुसलमानों के लिए इसमें हम अपार्टमेंट्स बनाएंगे, मुसलमानों को घर देंगे, गरीब मुसलमान जिनके पास घर नहीं है, हम इसमें अच्छे स्कूल। अभी तक क्यों नहीं कर पा रहे थे आप? नहीं, वक्फ बोर्ड के नहीं कह रहा ना, अभी आज आपको सरकार बता रहा हूं, सर बता रहा हूं। सुनिए हाजिर खान साहब, सरकार इंपॉर्टेंट सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है। नहीं चाहते, भाग रहे, आप बोलिए, भाग रहे ना, सुनेंगे नहीं, ये इनकी बीमारी है इन्हें। हम आपसे सवाल कर रहे हैं। अरे मैं उत्तर दे रहा हूं, मैंने पूछा उनसे, 11 साल में सरकार ने क्या किया? अरे भैया उत्तर ले लो, परेशान हैं आप लोग, मानसिक रूप से दिवालिया हो गए, सच सुनना नहीं चाहते आप लोग। मैं उत्तर दे रहा हूं, आप भाग रहे हैं, उत्तर से भाग रहे हैं आप, मजाक बना दिया आपने, सवाल पे सवाल, सवाल पे सवाल, जवाब से भागते हैं आप कमजोर समझते हैं दूसरे को, डराते हैं, धमकाते हैं। ये गुंडागिर्दी अब नहीं चलेगी, ये गुंडागिर्दी बंद करेंगे आप। ठीक है, नहीं करेंगे उनको बोलने दीजिए। अब नहीं, हाजी साहब, मैं ये कह रहा हूं कि हमारा लाइनअप ये है, ठीक है, इनके ऊपर हम हॉस्पिटल्स बनाएंगे, इनके ऊपर हम मॉडर्न मदरसे बनाएंगे, हाजी साहब को लीजिए, इनके ऊपर हम बच्चों को कामयाब ना करें, 5 साल बाद हमारा गिरवान पकड़ लीजिएगा, आने तो दीजिए, एक्ट लगने लागू तो होने दीजिए, सरकार के साथ मिलकर काम करेंगे। 75 साल में आप देख लीजिए, अब आप देख लीजिए विपक्ष को यहाँ आपके स्टूडियो में भी बोलने के बिल्कुल भी इजाजत नहीं दे रहे। सादा भाई आप तो बहुत कह रहे हैं बोलिए, लेकिन सादा भाई अब सुन लीजिए, अरे सादा भाई आप सुन लीजिए, हम आपको सुन रहे थे तो भाई आपको भी सुनने का आपने सुना था वैसे ही मैं सुनूंगा। अरे कहाँ सुन रहे हैं आप लोग? जैसे हमेशा तो दबाते हैं, अब भी नहीं सुनना चाहते। अरे मैं ये कह रहा हूँ कि सुन लीजिए, आप कह रहे हैं कि गरीब मुसलमानों की, यतीम मुसलमानों की आप मदद करेंगे। भाई आप भी तो वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष हैं, भाई अपना भी कार्यकाल बता दीजिए। मॉडर्न मदरसा कितने मुसलमानों को आप टाइप कीजिए, मॉडर्न मदरसा इन उत्तराखंड टाइप कीजिए और देखिए हमने क्या किया। लेकिन टाइप कीजिए और देखिए मॉडर्न मदरसा बनाया हमने, कैसे बनेंगे मदरसे, कैसे चलेंगे मदरसे, देखिए चेक करिए, गूगल करिए। ठीक है, मैं बस सुनिए हम अपना, अच्छा एक मिनट, हाजी साहब ड्रामा लगता है ये, किस तरह की उन्होंने बड़ी बात बोली है, हम अपनी बात कीजिए, सुनिए ना। अच्छा शादाब साहब, हाजी साहब एक मिनट रुक जाइए, नहीं बस ठीक है, अब मुझे फोर्स मत करिए, पर हाजी साहब मुझे फोर्स मत करिए कि मैं उठूं अपनी कुर्सी से। मैं बस ये कह रही हूँ कि जो एक हंगामा एक स्टूडियो में मच रहा है, वो हंगामा सड़कों पर नहीं मचना चाहिए। कोशिश ये होनी चाहिए, इसकी जिम्मेदारी आप पर भी उतनी है, उन पर भी उतनी है, आम आदमी तक इंफॉर्मेशन जाए, जानकारी जाए। अगर हंगामा होगा तो वो आपके लिए भी अच्छा नहीं है, हमारे लिए भी अच्छा नहीं है। मेरे पास समय इतना ही था महाभारत में।